नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर नीनाथ श्रीखंडे। सर, आप एक न्यूरो सर्जन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जो हेड इंजरीज डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका पर्टिकुलर मकसद क्या है, क्या थीम है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीखंडे हूँ, नीनाथ श्रीखंडे, मैं न्यूरो सर्जन हूँ। आप सबको होली की शुभकामनाएं। और कल इसका आज की 19 है और कल की 20 तारीख को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेड इंजरी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेड इंजरी डे का मतलब ये है कि लोगों में हेड इंजरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हेड इंजरी क्या है उसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। अब मैंने होली से रिलेटेड ये अगर देखा जाए तो दिस इज अ कोइंसिडेंस, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप देखोगे कि होली में सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है। एक तो सबसे पहले होता है कि आरटीआई की केसेस बढ़ जाती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की केसेस बहुत ज़्यादा होती है होली में, बिकॉज ड्रंक एंड ड्राइव की केसेस बढ़ती है। साथ में कई बार असॉल्ट की केसेस भी बढ़ती है होली में। तो हेड में असॉल्ट होना या हेड को इंजरी होना भी एक पाया गया असॉल्ट में। किसी ने सिर पे कुल्हाड़ी मार दी, किसी ने सिर पे रॉड मार दिया, ये केसेस भी बहुत कॉमन होती है। सो इट इज़ अ कोइंसिडेंस दैट दिस बोथ द डे आर कमिंग ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट, मतलब ये दोनों दिन जो है वो आसपास आ रहे हैं। तो वर्ल्ड हेड इंजरी डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में इस प्रकार की जागरूकता फैलाई जाए कि हेड इंजरी से क्या हो सकता है, उसकी तकलीफें क्या हो सकती है और उससे उसका इलाज क्या होना चाहिए। सबसे अहम चीज़, हेड इंजरी को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? हेड इंजरी इसको अहमियत इसलिए दी गई हुई है, जैसे एक कंप्यूटर का सीपीयू जिस तरह एक ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन जिस तरह सीपीयू होता है, उसी तरह अपना ब्रेन भी एक तरह से अपना सीपीयू है। अपनी पूरी बॉडी को चलाने का काम, अपने सारे वाइटल फंक्शंस करने का काम ब्रेन कर रहा है। और अगर क्रोनोलॉजिकली देखोगे आप तो ब्रेन को किस तरह से रखा गया, एकदम ऊपर रखा गया, बिकॉज इट कम्स एज अ नंबर 1, वो सबसे पहले आता है। और उससे रिलेटेड कोई भी अगर इशू रहा है तो पूरी आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा, आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा, आपके लीवर को अफेक्ट करेगा, आपके किडनीज को अफेक्ट करेगा। सो बेसिकली हेड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और जब इसको इंजरी होती है तो बहुत सारी चीज़ें साथ में होना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी इंजरीज, अभी हेड इंजरी क्यों कॉमन है? सबसे पहली चीज़ ये कि आज से पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान, मतलब पूरी दुनिया में अगर देखें तो हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़, पॉपुलेशन के साथ साथ नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक रूल का वायलेशन बढ़ता जा रहा है। सिग्नल तोड़ देना, स्पीड में ड्राइव करना, ड्रंक एंड ड्राइव करना। और सबसे अहम चीज़, इन सब में सबसे ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट जो देखा गया है वो टू व्हीलर्स की ज़्यादा एक्सीडेंट होती है, क्योंकि टू व्हीलर में चलाने वाले मैक्सिमम लोग कई बार बिना हेलमेट के चलाते हैं, बिना सिक्योरिटी के चलाते हैं। सो जब भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले अगर ट्रॉमा की डायरेक्शन देखी जाती है तो कहीं ना कहीं जब पेशेंट जब व्हीकल उल्टा हो जाता है या व्हीकल से जब आदमी गिरता है तो मैक्सिमम टाइम उसका जो हेड होता है वो ग्रेविटी की तरफ भागता है, टुवर्ड्स ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जब टुवर्ड्स ग्रेविटी और जब ऐसा होता है तो हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कॉमनेस्ट पॉसिबल चीज़ होती है आरटीआई में कि सिर को मार लगता है। और जो सिर को मार लगता है तो क्या हो जाता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर कई बार खोपड़ी फ्रैक्चर हो जाती है, जिसको अपन डिप्रेस कल फ्रैक्चर बोलते हैं। या कई बार खून जम जाता है सिर में, जिसमें बहुत सारे उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे ईडीएच हो सकता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल, मतलब ड्यूरा के बाहर खून जमना है। एसडीएच मतलब ड्यूरा के अंदर खून जमना है। या कंट्यूजन मतलब ब्रेन को मुक्का मार लगेगा। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो पेशेंट को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज हर एक मिनट में इतने सारे न्यूरॉन्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं कि उसके बाद पेशेंट को का जो प्रोग्नोसिस है वो हर मिनट के साथ पुअर होता शुरू हो जाता है। तो इसलिए जल्दी इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वर्ल्ड हेड इंजरी के दिन में हमको ये बताया जाता है कि किस तरह इसको संभाला जाए, किस तरह इसको इंटरवेन किया जाए और किस तरह इसको अवॉइड किया जाए। सर, ऐसा अक्सर ये भी देखा कि जो ट्रॉमा पेशेंट्स जो होते हैं पर्टिकुलरली, जिनको थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम आते हैं, ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेड आ जाता है तो उसका असर दिमाग से स्पाइन में जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट जब आपकी तरफ आते हैं तो किस तरह से आपका ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में बताइए। पहले थ्रोम्बोसिस स्पाइन में नहीं जाता, मतलब थ्रोम्बोसिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना ब्रेन में। वेनस इंजरी मतलब अगर समझ लीजिए कि कोई वेन दब गई है, फ्रैक्चर अगर होता है खोपड़ी को और वेन दब जाती है तो उसमें थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। बट स्पाइन से रिलेटेड अगर हेड इंजरी का रिलेशन है तो वो एक ही तरह का रिलेशन है कि जब आपको हेड इंजरी होती है तो कई बार स्पाइन में भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैसा है कि हेड इज कनेक्टेड विद स्पाइन। तो सर्वाइकल, उसमें भी सर्वाइकल इंजरी जो होती है, मतलब सर्वाइकल स्पाइन जो है, गर्दन का पार्ट जो है स्पाइन का, उसमें इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद थोरेसिक लेवल, मतलब छाती के पास का स्पाइन, फिर कमर का स्पाइन। तो इसलिए कैसा है कि हेड इंजरी हाई वेलोसिटी इंजरी रहती है,
तो स्पाइन इंजरी होने के चांसेस भी उसके साथ होते हैं, इसलिए दोनों को कोरिलेट करके देखा जाता है। हेड इंजरीज का डायग्नोसिस किस प्रकार से होता है उस बारे में? सबसे पहली चीज़, जब भी पेशेंट को हेड इंजरी के सिम्टम्स हो, जैसे कान से खून बह रहा है, नाक से खून बह रहा है, पेशेंट बेहोश हो गया, झटके मार रहा है, या उसके जो आंखों की पुतली है वो असिमेट्रिकल है, तो सबसे पहले जाके उसका स्कैन करना है। विदाउट वेस्टिंग का टाइम अपने को सिटी स्कैन कर लेना है हर हाल में, नज़दीक जहाँ पे भी अवेलेबल हो। और जैसे ही सिटी ब्रेन होता है अपने को तुरंत उसका डायग्नोसिस अपने सामने रहता है, तुरंत उस हिसाब से अपने को इंटरवेंशन करना है पेशेंट। तो ये डायग्नोसिस का सबसे पहला तरीका ये है क्लिनिकल। सबसे पहले तो क्लिनिकल आ जाता है। अगर पेशेंट रास्ते में पड़ा है तो क्लिनिकली उसको कैसे एग्जामिन करोगे? तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उसकी आंखों की पुतलियाँ देखिए। अगर आंखों की पुतली असिमेट्रिकल है तो तुरंत अपने को इंटरवेंशन करना है, दैट मीन समथिंग इज सीरियस। सेकंड चीज़, उल्टी कर रहा है क्या? तीसरी चीज़, नाक से या कान से खून बह रहा है क्या, या मुंह से खून बह रहा है क्या? पांचवी चीज़, पेशेंट को झटके मार रहे हैं क्या, मतलब इप्लिप उसको सीजर जा रहे हैं क्या? छठी चीज़, पेशेंट बेहोश है क्या? अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो आपको तुरंत ही पेशेंट को नज़दीकी अस्पताल लेकर जाना है, तुरंत उसका सिटी स्कैन कराना है। सबसे पहली चीज़, बाइक चलाने के पहले सबसे अहम चीज़ ये है कि आपके पास प्रॉपर एज जो है 18 के ऊपर ही बाइक चलाने देनी चाहिए। दैट इज़ वायलेंस। जो अपना लाइसेंस है वो अपने को 18 के बाद ही मिलता है, पर देखा जाता है कि हिंदुस्तान में तो 18 के नीचे वाले बच्चे भी बाइक चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं, सो इट शुड बी अवॉइडेड स्ट्रिक्टली। सेकंड चीज़, बाइक चलाते वक्त हर हाल में हर कीमत पर आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना है। हेलमेट भी ऐसा नहीं कि शॉर्टकट हेलमेट यूज़ कर रहे हैं कि छोटा सा थोड़ा सा कवर करने वाला, पूरा हेलमेट जो आपके ब्रेन को प्लस आपके फेस को कवर करे। तीसरी चीज़, ट्रैफिक रूल को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। हाई स्पीड इंजरी सबसे ज़्यादा तभी होती है जब आप फास्ट गाड़ी चलाते हैं। अगर आपकी स्पीड स्लो हो तो बहुत बार इंजरी अवॉइड हो जाती है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है बाइक चलाने वालों के लिए कि उनको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या करना है। नर्वस सिस्टम को अगर आपको हेल्दी रखना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ कि नींद आपकी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, तनाव, किसी प्रकार का तनाव से आपको निजात पाना ज़रूरी है। तनाव से निजात तो अपन पा नहीं सकते क्योंकि हर किसी को लाइफ में प्रॉब्लम है, बट आप उसको लाइफ को किस तरह से डील करते हो वो पॉजिटिवली आना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, बहुत सारा पानी पीजिए। चौथी चीज़, हेल्दी डाइट रखिए। पाँचवीं चीज़, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, इन चीज़ों से दूर रहिए। और छठी चीज़, अगर पॉसिबल हो तो एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपकी नर्वस सिस्टम की लॉन्गलिविटी बढ़ जाएगी और आपके पूरे सारे बाकी ऑर्गन्स भी अच्छे से फंक्शन करेंगे। तो स्क्लेरोसिस एक बीमारी है और ये जेनेटिक बीमारी हो सकती है, कई बार एज बढ़ने के साथ हो सकती है। और इसमें क्या हो जाता है कि न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिसीज़ है, मतलब न्यूरॉन डिजेनरेट होने की वजह से हो सकते हैं, या फिर कई बार उम्र बढ़ने के साथ ये डिसीज़ प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। कई बार किसी लोगों को जेनेटिक होता है। बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें स्टेरॉइड्स का फंक्शन है, एंटीबायोटिक्स का रोल है, एंटीबायोटिक ड्रग्स का रोल है, न्यूरोजेनरेटिव जो ड्रग्स होते हैं उनका रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जैसे ही पेशेंट आता है और इसमें उसको सबसे पहले अपन नीचे से ही अपन शिफ्ट करके उसको पहले स्कैन करा लेते हैं, स्कैन कराते हैं। तीसरी चीज़, तुरंत ही उसका सबसे पहले तो एयरवे सिक्योर करना पड़ता है, मतलब सबसे पहले उसका जो सांस लेने की चीज़ है उसको सिक्योर किया जाता है क्योंकि सबसे पहले वो थ्रेटेंड रहती है। तीसरी चीज़ अपना है का ICU, न्यूरो ICU जो है वो बहुत अच्छा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मॉनिटर्स ऐसे हैं कि जो आपके नर्वस जो एक्टिविटी है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। प्लस न्यूरो नर्सिंग केयर बहुत अच्छी है अपने यहाँ की। न्यूरो नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि न्यूरो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर होती है। तीसरी चीज़ अपने यहाँ की OT में सर्जरी से रिलेटेड, न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड जो भी आर्ट ऑफ द मतलब आज के अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट अपने पास अवेलेबल है। रिहेबिलिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी। तो अपने की न्यूरो फिजियोथेरेपी सबसे अच्छा है। जैसे ही पेशेंट आता है, जैसे ही पेशेंट ऑपरेट होता है, उसका न्यूरो फिजियोथेरेपी करने के लिए अपने यहाँ के फिजियोथेरेपी हमेशा तत्पर रहते हैं। सेकंड चीज़ है उसकी प्रॉपर नर्सिंग केयर होती है। नर्सिंग केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूरो सर्जरी में, नर्सिंग केयर प्रॉपरली होती है अपने यहाँ पे। तीसरी चीज़ है यहाँ का ICU मैनेजमेंट। ICU मैनेजमेंट जो है क्रिटिकल केयर में, जो हमारे क्रिटिकल या न्यूरो इंटेंसिव पिस्ट है बहुत अच्छे से करते हैं, तो उसका फ़ायदा अपने पेशेंट को डेफिनेटली मिलता है। और हमारे सर्जरी करने के बाद जो हमारा रोल है वो ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाता है। मैक्सिमम रोल इन्हीं जो बाकी जो करते हुए उनके सारे इन्हीं लोगों के कंधों पे रहते हैं। ये लोग अपना आप जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देते हैं और पेशेंट को जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना होता है। न्यूरो से रिलेटेड या किसी भी, सिर्फ न्यूरो से नहीं, अपने यहाँ पे हर तरह के स्पेशलिस्ट हैं। तो आपको जब भी अगर कोई इशू है और उसको सॉर्ट आउट करना है तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पैसों में जितना ज़्यादा आपको सुविधा दी जाए वो देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर उनको मिलना है तो अपने ओरियंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बंजारी नगर नागपुर में आप
जस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बगल में है अपना अस्पताल, वहाँ पर मिल सकता है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब